आईएनएस वागशीर स्कॉर्पिन क्लास की इस छठी पनडुब्बी को ट्रायल के लिए समुद्र में उतार दिया गया है। ट्रायल्स पूरे होते ही ये सबमरीन इंडियन नेवी को सौंप दी जाएगी। साल 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन क्लास की 6 पनडुब्बियां बनाने का करार हुआ था। युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने वाली भारतीय कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल ने करार के तहत फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पनडुब्बियां बनाई हैं। ये 6 पनडुब्बियां अपने तय वक्त से काफ़ी देर से बनकर तैयार हुई है, जबकि असली प्लान साल 2030 तक 24 पनडुब्बियां बनाने का था, जो कि धरा का धरा है। समुद्री सुरक्षा के मामले में हमारी इस सुस्ती पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की पनडुब्बियों की। आखिर समुद्री सुरक्षा के मामले में इतनी सुस्ती क्यों है, जबकि हिंद महासागर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन इस मामले में हमसे कहीं आगे निकल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे आईएनएस वागशीर की। भारत सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि 18 मई 2023 को प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और आखिरी स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बी का समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया गया है और साल 2024 की शुरुआत में इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत का यह प्रोजेक्ट फ्रांस की शिपिंग कंपनी नेवल ग्रुप के साथ साल 2005 में शुरू किया गया था। नेवी को दिए जाने से पहले इस सबमरीन को समुद्र के अंदर कई तरह के ट्रायल से गुजरना होगा। इसका प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन, हथियार और सेंसर वगैरह की गहन जांच होगी। इसके पहले एमडीएल के प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन प्रोग्राम के तहत अब तक 5 सबमरीन नेवी को सौंपी जा चुकी हैं। इनके नाम हैं आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वागीर। इन सभी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में लॉन्ग रेंज गाइडेड टारपीडो और लॉन्च ट्यूब से लॉन्च की जा सकने वाली एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं। इसके अलावा एडवांस्ड सेंसर भी होते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जितना तय था उससे ज्यादा समय और पैसा लगा है। और सबसे बड़ी चिंता है कि इसी प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया को लेकर। प्रोजेक्ट 75I यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया, इसकी लागत 42,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत कूटनीतिक साझेदारी के जरिए 6 और एडवांस डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन बनाई जानी थी। ऐसे सबमरीन जो क्रूज मिसाइल से जमीन पर हमला कर सकने में सक्षम हो और जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी हो। इस तकनीक के चलते पनडुब्बी और ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती है ताकि आसानी से दुश्मन की पकड़ में ना आए। लेकिन प्रोजेक्ट 75I अभी से ठंडा पड़ा है। विदेशी कंपनियों से तकनीक लेने पर बात नहीं बन पा रही। विदेशी कंपनियों को 6 नई सबमरीन बनाने के लिए अपनी बोलियां लगाने के लिए फिर अगस्त तक का एक्सटेंशन दिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एआईपी तकनीक वाली एक सबमरीन बनाने के लिए भी अभी 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, जबकि चीन की मदद के बूते पाकिस्तान इस मामले में हमसे कहीं आगे निकल गया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक भारत के पास स्कॉर्पिन सबमरीन के अलावा सिर्फ 6 पुरानी रूस की किलो क्लास की सबमरीन और 4 जर्मन HDW सबमरीन बची है। वहीं चीन के पास 50 से ज्यादा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और 10 न्यूक्लियर सबमरीन हैं और चीन पाकिस्तान को भी एआईपी तकनीक वाली 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन दे रहा है। इस प्रोजेक्ट में देरी क्यों है, शुरुआत से सारा मामला समझेंगे। पहले भारत में पनडुब्बियों का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे अरुण प्रकाश इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए लिखे अपने एक लेख में बताते हैं कि पाकिस्तान को साल 1963 में अमेरिका से पहली पनडुब्बी मिली थी। अमेरिका और इंग्लैंड हमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद के बची हुई पुरानी अपनी पनडुब्बी दे रहे थे। ऐसे में हमें सोवियत संघ की तरफ रुख करना पड़ा। इसके बाद भारत को साल 1967 से साल 1974 के बीच 8 फॉक्सट्रॉट क्लास की सबमरीन मिली। फिर 1981 में जर्मनी की HDW कंपनी की 4 हंटर किलर सबमरीन मिली। इनमें से 2 जर्मनी में ही बनी, जबकि 2 जर्मनी की टेक्नोलॉजी लेकर MDL में बनाई गई।
2 और सबमरीन बनाने की बात चल रही थी, लेकिन इस सौदे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और एमडीएल को काम बंद करना पड़ा था। फिर साल 1986 से साल 2000 के बीच रूस से भी 10 किलो क्लास सबमरीन जो है हमको मिली थी। इसके बाद जून 1999 में एक कैबिनेट कमेटी ने प्रोजेक्ट 75 के प्लान को मंजूरी दी। इसके तहत तय किया गया कि साल 2030 तक इंडियन नेवी के लिए 24 सबमरीन बनाई जाएंगी, जिनमें 18 ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक और 6 जो हैं न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन होंगी। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में या यूं कहें कि 2 स्टेज में बांटा गया। पहली स्टेज प्रोजेक्ट 75 और दूसरी थी प्रोजेक्ट 75I यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया। साल 2005 में फ्रांस की कंपनी DCNS, जिसे अब नेवल ग्रुप कहा जाता है, और भारत की एमडीएल के बीच डील शुरू हुई। काम शुरू हुआ और 12 साल बाद दिसंबर 2017 में पहला स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो बनकर नेवी में शामिल किया गया इसको। और जैसा कि कहा जा रहा है कि साल 2024 की शुरुआत में ऐसी 6ठी सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी 6 सबमरीन बनकर नेवी तक पहुंचने में 19 साल का वक्त लग गया और प्रोजेक्ट की मंजूरी से लेकर अब तक का समय देखा जाए तो कुल साल हुए 19। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द वायर के राहुल बेदी अपनी एक रिपोर्ट में कहते हैं कि इस हिसाब से तो एक सबमरीन बनने में औसत 4 साल से ज्यादा का वक्त लगा है, जबकि डील के वक्त भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पहली सबमरीन साल 2012 तक नेवी को सर्विस देना शुरू कर देगी। ये भी कहा गया कि हर साल एक सबमरीन के हिसाब से साल 2017 तक बाकी की 5 सबमरीन भी नेवी में शामिल हो जाएंगी और इसी के साथ साल 2017 में प्रोजेक्ट 75 पूरा हो जाएगा। लेकिन कहे मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। साल 2017 में पहली सबमरीन INS कलवरी को नेवी को सौंपा गया, जबकि INS खंडेरी 2019 में और INS करंज, INS वेला 2021 में कमीशन हुई। जब डील साइन हुई थी तब भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ अरुण प्रकाश ने कहा था कि डील को लेकर बातचीत में जो समय खराब हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी और प्राइवेट कंपनियों को इसमें जोड़कर प्रोडक्शन वक्त पर पूरा किया जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन के लेवल पर भी देर ही हुई। कितनी? इसकी तुलना चीन से कर लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने पिछले 15 सालों में 12 न्यूक्लियर पावर वाली अटैक सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाई हैं। प्रोजेक्ट 75 पर काम शुरू होने के बाद साल 2007 और 8 में ही दिक्कतें आने लगी। चौंकाने वाली बात यह कि कॉन्ट्रैक्ट में इंजन जनरेटर जैसे जरूरी हिस्से और कच्चा माल जैसे कि स्टील वगैरह को सौदे में शामिल ही नहीं किया गया था। ऐसे में फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और जरूरी सामान के लिए 1900 करोड़ रुपए जारी किए गए। इन सब के चलते प्रोजेक्ट की लागत तो बढ़ी ही, वक्त भी ज़ाया हुआ। इसके बाद साल 2011 में बाढ़ आई तो एमडीएल के डॉकयार्ड का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया और जब तक पानी नहीं निकला प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। लेकिन असली दिक्कत आई मई 2016 में। पनडुब्बियों में 98 ब्लैक शार्क हैवीवेट टारपीडो यानी HWTS लगाए जाने थे। शुरुआती प्लान के मुताबिक इन्हें इटली की एक कंपनी से लिया जाना था, लेकिन उस कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके चलते बाद में जर्मनी के SUT टारपीडो लगाने पड़े। ये 80 के दशक के हैं। द वायर के मुताबिक इंडियन नेवी के ऑफिसर्स ने ये माना कि ये HWT के मुकाबले ठीक विकल्प नहीं है। इसके बाद साल 2019 से अब तक सरकार 2 यूरोपियन कंपनियों से HWT खरीदने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ वक्त बाद ऑस्ट्रेलिया के अखबार द हेराल्ड एंड वीकली टाइम्स में छपी एक डिटेल रिपोर्ट भी प्रोजेक्ट के लिए मुसीबत का सबब बनी। अखबार ने 22,408 पन्नों की इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट में इन स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के फंक्शन और लड़ने की ताकत पर कई जानकारियां दी। पनडुब्बी के लगभग हर पहलू की बात की गई। पनडुब्बी का शोर का स्तर कितना है, किस फ्रीक्वेंसी पर यह इंफॉर्मेशन जुटाती है, कितनी गहराई में गोता लगा सकती है, रेंज कितनी है, वगैरह वगैरह। इस डॉक्यूमेंट में पनडुब्बी के अंदर की क्रू के लिए कई तरह के निर्देश भी दिए गए थे। अखबार ने इस सबमरीन की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया था, लेकिन इंडियन नेवी ने इससे इनकार कर दिया और होते करते प्रोजेक्ट 75 अब पूरा होने को है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है, प्रोजेक्ट की अगली स्टेज यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया की क्या स्थिति है।
प्रोजेक्ट 75 इंडिया इस स्टेज के तहत भी 6 पनडुब्बियां बनाई जानी हैं, लेकिन इनमें कुछ और खासियतें भी होंगी, मसलन बेहतर हथियार, बेहतर सेंसर और सबसे खास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम। साल 2019 में निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत यानी कई जहाज बनाने वाली कंपनियों में से MDL और L&T को चुना गया। इन दोनों कंपनियों को सरकार की तरफ से स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया गया। अब इनका काम था ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी OEM, यानी कुछ विदेशी कंपनियों के साथ करार करके सबमरीन बनाने का काम शुरू करना। 5 OEMs को चुना गया। ये 5 कंपनियां थी फ्रांस की नेवल ग्रुप, जर्मनी की थीसिनक्रुप मरीन सिस्टम्स, रूस की ROE, साउथ कोरिया की डेवू और स्पेन की नवांशिया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक साल 2019-20 में नेवी की तरफ से कहा गया कि हम प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा लेट हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की तरफ से OEM के साथ साझेदारी को लेकर फाइनल बोली तय होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन फिर अप्रैल 2022 में फ्रांस के नेवल ग्रुप ने कह दिया कि वो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहा है। रूस और स्पेन की कंपनियां भी पीछे हट गईं। आखिर इसकी वजह क्या थी? नेवल ग्रुप का कहना था कि सौदे में मांग की गई कि AIP की तकनीक का इस्तेमाल सही है, ये साबित किया जा चुका हो, जबकि फ्रांस की नेवी अभी इस प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती है। ऐसे में इसे अभी आजमाने की ज़रूरत है। दूसरी एक और समस्या थी वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र। कहा गया कि विदेशी कंपनियां अपनी तकनीक और विशेषज्ञता शेयर नहीं करना चाहती थी, जो कि इस स्ट्रैटेजिक पार्टनर मॉडल के तहत सबमरीन बनाने पर उन्हें करना पड़ता। तो अब ये AIP तकनीक इतनी ज़रूरी क्यों है, इसको भी समझ लीजिए। किसी भी पनडुब्बी के बार बार पानी की सतह पर आने से दुश्मनों की नज़र में आने का खतरा बढ़ जाता है और AIP तकनीक वाली पनडुब्बी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ज़्यादा देर तक समुद्र के अंदर रह सकती है। अंतर समझे तो एक AIP इक्विप्ड सबमरीन पानी के अंदर 15 दिन से भी ज़्यादा वक्त तक रह सकती है, जबकि पारंपरिक पनडुब्बियों को अपने जनरेटर चलाने के लिए 2 से 3 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है। इन्हीं जनरेटर से पनडुब्बी की बैटरी रिचार्ज होती है, जिसके सहारे पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है। हालांकि भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO भी AIP टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहता है और इस दिशा में उसकी कोशिशें जारी हैं। वहीं दुनिया के करीब 10 देशों ने ये तकनीक विकसित कर ली है और अब तक करीब 20 देशों के पास AIP सबमरीन है। लेकिन प्रोजेक्ट 75I को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि भारतीय नौसेना को AIP इनेबल्ड पनडुब्बियां कब तक मिल सकेंगी। इधर प्रोजेक्ट में आ रहे अड़ंगे के बाद एक्सपर्ट्स एक पुरानी स्थिति की तरफ भी इशारा करते हैं। साल 1981 में भारत ने जर्मन सरकार के साथ एक डील साइन की थी। इसके तहत भारत को 2 U209 पनडुब्बियां जर्मनी से खरीदी थी, जबकि 2 को MDL ने जापानी तकनीक की मदद से बनाया था। ये पनडुब्बियां बनी, लेकिन अगली 2 और पनडुब्बियां बनाने के लिए होने वाली डील रद्द हो गई, जिसके चलते सिर्फ 2 पनडुब्बियां बनाने के बाद सालों के लिए प्रोडक्शन लाइन खाली हो गई। हमारे इंजीनियर्स ने जो सीखा वो बेमतलब रहा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे अरुण प्रकाश इसे काबिलियत और क्षमता का नुकसान बताते हैं। तो आज की हमारी मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।